हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो इस चैनल में आप पाओगे क्लास 12th के लिए और क्लास 11th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स बायोलॉजी के कुछ चैप्टर और उनके कुछ टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और 2026 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अपियर होने वाले हो, और कुछ वैसे स्टूडेंट जो अभी अभी क्लास ट्वेल्थ में प्रवेश किए हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो, इनके लिए ये जो आपके लेक्चर है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को, इस टॉपिक को अंत तक देखें। तो चलते हैं हम लोग अभी पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहले चैप्टर के नाम की, अगर हम चैप्टर की बात कर लेते हैं कि हम लोग आज कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम लोग आपको क्लास 12 के सबसे पहला चैप्टर, जिनका नाम है आपका जीवों में जन्म, जीवों में जनन। तो जीवों में जनन के हम लोग जीवों में जनन के हम लोग आज पहले टॉपिक को डिस्कस करने वाले, जिन टॉपिक का नाम रखा गया आपका जीवन अवधि। तो अगर हम जीवन अवधि की बात करें तो जीवन अवधि क्या होता है? किसी जीव के जन्म से लेकर के और उनके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि। अर्थात इसका मतलब है कि कोई जीव जब से जन्म लिया है और जब तक कि उनकी मृत्यु हो जा रही है, इनके बीच के समय सीमा में, इनके बीच में उस जीव ने जितना अपना समय व्यतीत किया है, जितना समय उसने जिया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। लेकिन जीवन अवधि की एक क्राइटेरिया क्या रखी गई है कि जीवन अवधि जो होते हैं जीवों के जन्म से लेकर के और उनके नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जीव ऐसा है जो किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी आपदाओं के कारण या किसी बीमारी से ग्रसित होकर के अगर वो उनकी डेथ होती है, तो उनका वो नेचुरल डेथ या फिर उनका वो जीवन अवधि नहीं कहला सकता है। जीवन अवधि का मतलब है कि उस जीव की मृत्यु जो होनी चाहिए वो नेचुरल डेथ होनी चाहिए। अर्थात वो जो जीव है वो जन्म के बाद अपनी वयस्क अवस्था में, अपने वृद्धावस्था में प्रवेश करने के पश्चात, वृद्धावस्था जीने के पश्चात उनकी मृत्यु होनी चाहिए, तब वो उसका क्या कहलाता है? जीवन अवधि। तो जीवन अवधि को अगर हम परिभाषित करें कि जीवन अवधि को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है या जीवन अवधि हम किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी जीव के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि उस जीव का, किसी भी जीव का जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि कहलाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना, ये इसकी डिफिनीशन हो गई, ये इसकी परिभाषा हो गई। तो और एक बात और कहते हैं कि जो जीवन अवधि होती है, जीवों के आकार और जीवों की जटिलताओं पर निर्भर नहीं करता है कि जीव कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या जीवों के शरीर जो है वो कितने जटिल है, इन पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जीवों का जो जीवन काल है वो जीवों की संरचना पर, जीवों के आकार पर और जीवों की बनावट पर निर्भर नहीं करता है। अलग अलग जीवों की जो जीवन अवधि होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ जीव के नाम हमने लिखे हैं, जो कुछ जीव के नाम दिए गए हैं, और उनके इधर हम जीवन अवधि लिखने वाले हैं। तो आप एक एक करके देखिए कि किनका जीवन काल कितना होता है। अगर हम लोग जीवों की जीवन काल की बात करते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल आपका दिया गया है केले का, ये केला का जीवन काल कितना होता है? तो केला का जीवन काल जो होता है वो लगभग आपका 20 से 25 वर्ष के करीब में होता है। 20 से 25 वर्ष के करीब में होता है। अगर मगरमच्छ की बात करते हैं कि मगरमच्छ का जीवन काल कितना होता है, तो मगरमच्छ का जीवन काल लगभग आपका 60 वर्ष का होता है। 60 ईयर का होता है जीवन काल मगरमच्छ का। गुलाब की अगर हम बात करते हैं तो गुलाब का जो जीवन काल होता है, कुछ जगह पे 4 से लेकर के 7 वर्ष, तो कहीं कहीं पे से 5 से लेकर के 7 वर्ष तक लिखे गए होते हैं, और कहीं कहीं पे तो इसे 7 से लेकर के 10 वर्ष तक लिखे गए होते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर इनका वैल्यू या फिर ज़्यादातर इनके जो जीवन काल लिखे गए होते हैं वो 5 से लेकर के 7 ईयर तक लिखे गए होते हैं।
एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इनके जो जीवन काल है अलग अलग जगहों पे थोड़ी बहुत ऊंच नीच दी गई होती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे थोड़ी बहुत कम दी गई होती है, लेकिन आप इसे लेकर के चल सकते हो जो ज़्यादातर मान्य मानी गई है। उसके बाद अगला आपका जीवन काल दिया गया है, अगला जीव का नाम दिया गया है तितली। अगर हम तितली की बात करते हैं कि तितली का जीवन काल कितना होता है, तो तितली का जो जीवन काल होता है वो आपका 1 से लेकर के 2 वीक तक होगा, 1 से लेकर के 2 सप्ताह तक होता है। और उसके बाद कौवा की बात करते हैं तो जो कौवा का जो जीवन काल होता है वो लगभग आपका 14 से लेकर के 15 वर्ष, तो कहीं पे आपको 14 वर्ष दिया गया होता है, कहीं पे 15 वर्ष, और कहीं पे तो आपको 14 से लेकर के 20 वर्ष के बीच में आपके दिए गए होते हैं। इसके अलावा अगर हम तोता की बात करते हैं, पक्षियों में इनका जो जीवन काल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका जो जीवन काल होता है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 140 वर्ष होता है, 140 वर्ष। अगर हाथी की बात करते हैं कि हाथी का जीवन काल कितना होता है, तो हाथी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 60 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष, 60 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष के बीच में होता है, 60 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष के बीच में होता है। इसके अलावा हम लोग फल मक्खी की बात करते हैं, फ्रूट फ्लाई, जिसे आप लोग ड्रोसोफिला के नाम से भी आप लोग जानते हो। तो ड्रोसोफिला का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, ड्रोसोफिला का जो जीवन काल होता है वो लगभग आपका 1 से लेकर के 2 सप्ताह तक होता है, 1 से लेकर के 2 सप्ताह का होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं घोड़ा का, तो घोड़ा का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, घोड़ा का जो जीवन काल होता है वो लगभग आपका 60 ईयर का होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग कछुआ की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कछुआ का जो जीवन काल होता है वो आपका 100 से लेकर के 150 वर्ष होता है। लेकिन इसका जीवन काल आपको एक और याद रखना है, यह अगर ये वैल्यू अगर आपको नहीं दिया मिल सकता है तो क्या और आपको दिया हुआ हो सकता है, तो 200 वर्ष, क्या दिया हुआ हो सकता है, 200 वर्ष। तो कछुआ का जो जीवन काल है वो 100 से 150 वर्ष, ये आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दी गई है। और ये आपको ऐसे याद रखना है, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तब आप क्या लेकर के चलोगे, 200 वर्ष लेकर के चलोगे। अगर हम धान के पौधे की बात करते हैं कि धान का जो जीवन काल होता है वो कितने वर्षों का होता है, धान का जो जीवन काल होता है वो लगभग आपका 3 महीने से लेकर के 4 महीने, यानी कि 3 माह से लेकर के 4 माह के बीच में होता है। अगर हम बरगद के वृक्ष की बात करते हैं कि बरगद का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो ये बरगद का जो जीवन काल होता है वो लगभग आपका 200 वर्ष होता है। 200 से अधिक भी हो सकता है, कई जगह पे तो 200 से 300, 200 से 400 वर्ष तक आपका जो जीवन काल है वो दिया गया है। किसका, तो आपका बरगद का। तो ये कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके हमने कुछ जीवन काल हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। इस चैप्टर में आपका दूसरा जो आपका टॉपिक दिया गया है या फिर इसके आगे की जो टॉपिक दी गई है वो क्या है, आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जनन। जनन का मतलब क्या है, जनन को अगर हम परिभाषित करें कि जनन किसे कहा जाता है, तो परिभाषा के तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि जनन वह जय प्रक्रम है जिनके द्वारा कोई भी जीव जो होते हैं वो अपने जैसे नए संतति या फिर अपने जैसे नए जीवों को जन्म देते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो जनन एक प्रकार का जय प्रक्रम है जिनके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे नए जीवों को या फिर नए संतति को या नए बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं, एक होता है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग क्लास 8 में 10th में इनकी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा बार हो चुकी हुई होती है, तो इनमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहले आपको क्या कहता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की हम बात करते हैं तो अलैंगिक जनन का परिभाषा क्या कहता है, जनन की वह विधि जिसमें एक अकेला जीव बिना युग्मक की मदद से, सबसे मेन इसमें क्या है कि अकेले जीव तो है, अकेले जीव के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि इसमें युग्मक की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। यानी अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें एक अकेला जीव बिना युग्मक की मदद से अपने जैसे नए संतति को जन्म देते हैं। तो इसमें युग्मक की भागीदारी नहीं होगी, इसकी सबसे मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि युग्मक भाग इसमें नहीं लेगा। यानी कि यह अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं, है ना, युग्मक भाग नहीं लेते हैं, युग्मक भाग नहीं लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जनन की वह विधि जिसमें बिना युग्मक की मदद से एकल जीव या अकेला जीव अपने जैसे नए संतति को जन्म देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अगर हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में कुछ बातें अगर हम लोग समझना चाहें तो अलैंगिक जनन के बारे में क्या कहता है, कुछ विशेषताओं के बारे में, कुछ हानियों के बारे में अगर हम लोग जाने अलैंगिक जनन के बारे में, या अलैंगिक जनन में आपको एक एकल पेरेंट की आवश्यकता होगी, एकल जनक,
एक जनक के द्वारा इसमें नए जीव की उत्पत्ति होगी। दूसरी विशेषता क्या है आपका कि इसमें युग्मक की भागीदारी नहीं होती, इसमें युग्मक की भागीदारी नहीं होती, युग्मक इसमें भाग नहीं लेते। इसमें युग्मक की भागीदारी नहीं हो रही, इसमें हमें जनन होने के लिए या नए जीव के जन्म के लिए या फिर नए जीवों के निर्माण के लिए हमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीजें क्या कहता है, अगर इनकी और हम कुछ बातें इनके हम कुछ और विशेषताओं के बारे में अगर हम समझे, कुछ और कमियां के बारे में जरा जान लेते हैं कि कमी क्या कहता है कि अलैंगिक जनन की क्या कमी हो सकती है। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव जन्म लेते हैं उनमें अनुकूलन क्षमता नहीं रहेगी, है ना। अनुकूलन क्षमता उतना बेटर नहीं रहेगा जितना कि लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न जो संतति होते हैं, जितना उनमें अनुकूलन की क्षमता होती है उतना ज्यादा अनुकूलन की क्षमता अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीवों में नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर मौसम और आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट का कंडीशन अगर बदलता है तो उसमें ये जो अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव जो होते हैं उनमें ऐसी क्षमता नहीं है कि वो बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले या फिर अपने आप को उस बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को जीवित रख पाए। तो इनमें अनुकूलन क्षमता क्या होगी, अनुकूलन क्षमता इनमें कम होती है। लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा जो भी जीव जन्म लेंगे उनमें अनुकूलन क्षमता क्या होगी, तो ज्यादा होगी। इसके अलावा कहता है क्या कि अनुकूलन क्षमता इसमें कम होगी, अनुकूलन क्षमता इसमें क्या होगी, इनमें अनुकूलन क्षमता कम विकसित होता है। दूसरी बात कहता है क्या कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न लेते हैं उनमें आपको विभिन्नताएं नहीं देखने को मिलता है। विभिन्नता का मतलब क्या है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जितने भी संतति जन्म लेते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, हूबहू अपने जो दूसरे जो संतति होते हैं उनके बिल्कुल समान होते हैं। तो इनमें आपको विभिन्नताएं देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। उसके बाद अगला कहता है आपका क्या कि इनमें कि अलैंगिक जनन के द्वारा जितने भी संतति जन्म लेते हैं वो आकारिकीय रूप से और आनुवंशिकीय रूप से क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो एक आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे हुए हैं कि आकारिकीय रूप से और आनुवंशिकीय रूप से समान जीवों के समूह क्या कहे जाते हैं, तो जीवों के समूह क्या कहे जाएंगे, क्लोन। तो क्लोन का निर्माण किस प्रकार के जनन की विधि में देखी गई है, तो क्लोन का निर्माण आपका अलैंगिक जनन की विधि में आपको देखने को मिल जाता है। तो अलैंगिक जनन की विधि में आपको किसका निर्माण होता है, क्लोन का। अगर हम क्लोन की बात करते हैं, क्लोन होता क्या है, तो क्लोन वो जीव के समूह होते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न वो जीव के समूह होते हैं जो आकारिकीय रूप से और आपका आनुवंशिक रूप से यानी कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आकारिकीय रूप से और आनुवंशिकीय रूप से एक समान जीवों के समूह क्या कहे जाते हैं, क्लोन कहे जाते हैं। क्लोन का निर्माण किन में होता है, किन प्रकार के जनन में क्लोन का निर्माण होता है, तो अलैंगिक जनन में। ये इनकी कुछ विशेषताएं जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका अगर हम ये लैंगिक जनन की टॉपिक हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में जान रहे हैं, तो पहले अलैंगिक जनन की सारी जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो उसमें हम आपके लिए लैंगिक जनन की सारी टॉपिक्स को हम लोग क्लियरली और अच्छे से और वेल डिफाइन करके हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में। तो अलैंगिक जनन के प्रकार और अलैंगिक जनन की कुछ विधि यहाँ पे दी गई है। अगर अलैंगिक जनन की अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन का सबसे पहला और सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है जो अलैंगिक जनन की विधि से आती है वो कौन सा है, आपका विखंडन। तो पहला आपका दिया गया विखंडन, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो फिजन। दूसरा आपका दिया गया है मुकुलन, और मुकुलन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बडिंग। मुकुलन को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, बडिंग। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है आपका बीजाणु जनन, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन या फिर स्पोरुलेशन, जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है। उसके बाद है आपका अगला जिसको हम लोग कहते हैं अपखंडन। उसके बाद आपका पांचवा आपका दिया गया है बीजाणु जनन। तो आपका छठा आपका दिया गया आपका कायिक प्रवर्धन। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी हम चीजें जान लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस भी करेंगे। अभी बेसिक चीजें हम आपको सभी के बारे में, सभी अलैंगिक जनन की बेसिक यानी कि कुछ हम मूल चीजें इनके बारे में हम जान लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके डिटेल करके सारे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब, या फिर इसी वीडियो में हो सकता है तो इसी वीडियो में, या फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका और डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग
पहले आपके अलैंगिक जनन की विधि में पहला अलैंगिक जनन का विधि दिया गया आपका विखंडन। विखंडन क्या कहता है? विखंडन एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि होती है जिसमें जीव के जो शरीर होते हैं दो या दो से अधिक बराबर भागों में क्या कर जाते हैं? टूट जाते हैं। और टूट करके प्रत्येक जो जितने भी जो खंड बने हैं, प्रत्येक टूटने के बाद जितने भी प्रत्येक जो टुकड़े या खंड हुए हैं, वो प्रत्येक टुकड़ा या खंड फिर से एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है या फिर एक नए जीव का रूप ले लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन। तो विखंडन क्या हुई? विखंडन एक प्रकार की अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें जीव का शरीर दो या दो से अधिक बराबर भागों में टूट जाते हैं तथा प्रत्येक जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है वो फिर से अपने जनक के समान या फिर नए संतति अपने जनक के समान नए संतति के रूप में जन्म ले लेते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका? मुकुलन। अगर मुकुलन की अगर हम बात करते हैं, मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलन का मतलब है कि कलिका या कली, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बर्ड। कुछ वैसे जीव होते हैं जिनके शरीर की संरचना या फिर जो कोशिका होती है, एक बर्ड, एक उभाड़, एक कली का निर्माण करता है तथा ये जो कली होते हैं वो डेवलप होकर के एक नए जीव के रूप में या फिर अपने जनक के समान जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। और इसकी सिंपल परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव कई बार आपसे पूछे गए हैं, तो वह है आपका क्या? मुकुलन के बारे में कि मुकुल बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो मुकुल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। तो अगर आपको ये इसकी परिभाषा अगर याद नहीं रहती है तो सिंपल परिभाषा में इसे याद कर सकते हैं कि मुकुल बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो ये हो गया आपका मुकुलन। और मुकुलन की अगर कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो किस में यूज किया जाता है, वो यानी कि वो उनमें जनन अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो उसमें अलैंगिक जनन की मुकुलन जैसी विधि पाई जाती है। उसके बाद है आपका बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है? ये भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि होती है जिनमें जीवों के शरीर के अंदर जो बीजाणुधानी बनते हैं, उन बीजाणुधानी के अंदर सूक्ष्म कोशिका या फिर सूक्ष्म संरचना का निर्माण होता है और कई सारी संख्या में होता है। तो उन संरचना को हम लोग कहते हैं बीजाणु। और बीजाणुधानी के अंदर ये बीजाणु बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणुधानी के अंदर सूक्ष्म संरचना यानी कि जो बीजाणु बनते हैं, इनके बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। या फिर इसी को दूसरी भाषा में आपको लिख सकता है बीजाणु निर्माण। उसका दूसरा आपका दिया गया अपखंडन। अगर हम अगर आप इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात कर देते हैं, बीजाणु जनन की एग्जाम्पल की बात कर देते हैं, तो इसमें आपका जैसे कि पेनिसिलियम के बारे में आपने सुना होगा। पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, इसके अलावा आपका राइजोपस हो गया। तो ये सारे कवक हैं और ये लगभग कवक में आपका जो जनन की जो कौन सी विधि होती है? तो बीजाणु जनन आपकी होती है। उसके बाद आपका अपखंडन दिया गया है। अपखंडन जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है? फ्रेगमेंटेशन अलैंगिक जनन की एक वैसी विधि होती है जिसमें जीव के शरीर अगर किसी कारणवश या नेचुरली अगर वो दो भागों में या दो से अधिक भागों में जब टूट जाते हैं तो उनका जो प्रत्येक टूटा हुआ जो खंड होता है वो फिर से एक नया जीव का रूप ले लेता है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? अपखंडन। तो अपखंडन जो है वो पुनर्जनन से थोड़ा सा अलग इस मामले में है कि जहाँ पे अपखंडन के अंदर फ्रेगमेंटेशन के अंदर इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। अपखंडन का इंग्लिश क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है? इसका जो प्रत्येक जो टुकड़ा होगा, वो प्रत्येक जो टुकड़ा होगा, ये प्रत्येक टुकड़ा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक नए जीव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक नए जीव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? तब हम इसको कहेंगे अपखंडन कहेंगे। जैसे कि आपको लोग जैसे कि स्पाइरोगाइडा वगैरह में आप लोग देख सकते हो। और कुछ स्थिति में कहता है कि जो स्टारफिश जो होते हैं, जो ताड़े मछली होती है, अगर उनका शरीर दो भागों में अगर टूट जाता है तो दोनों भाग में क्या होता है कि दोनों भाग में आपका वो जो दोनों भाग होंगे उनमें सारे पार्ट का निर्माण यानी कि एक दोनों जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग एक प्रकार का स्टारफिश या फिर ताड़े मछली के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपखंडन कहेंगे। उसके बाद आपका दिया गया आपका पुनर्जनन, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं। रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन कहता है कि एक अलैंगिक जनन की वैसी विधि होती है जिसमें जीव का शरीर अगर किसी कारणवश जीव का कोई भी अगर पार्ट टूट गया होता है तो वो खोए हुए पार्ट का पुनर्निर्माण हो जाता है। जैसे कि छिपकली में अगर किसी कारणवश उनका पूंछ जो है वो टूट करके गिर जाता है तो उनका जो पूंछ जो टूट करके जो गिर गया था उन जगह पे उनके शरीर में यानी कि जो छिपकली में
फिर से एक नया पूंछ का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका रीजनरेशन। स्टारफिश में भी ऐसे ही देखा गया, उनकी जो भुजाएं होती है, अगर भुजाएं किसी कारणवश वो टूट जाती है तो उनमें खोया हुआ जो भुजा था, वो खोए हुए भुजा यानी खोए हुए भुजे के जो भाग होते हैं उनका निर्माण जो होता है वो फिर से हो जाता है। तो इसके दो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। दो एग्जाम्पल इसमें आपको हो गए, एक आपका जो छिपकली का जो पूंछ टूट गया तथा वो टूटे हुए पूंछ का फिर से निर्माण हो गया, एक ये एग्जाम्पल। दूसरा आपका दिया गया है कि जो स्टारफिश होते हैं वो स्टारफिश में जो उनकी जो भुजाएं होती है, उनका एक भुजा अगर किसी कारणवश या दो भुजा अगर टूट जाती है तो उनका जो उनमें जो पार्ट का जो लॉस हुआ है, जो स्टारफिश में जो आर्म जो भुजाएं टूट गई थी वो भुजा का फिर से निर्माण उनमें हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि सिर्फ खोए हुए पार्ट्स डेवलप हुए हैं, यानी कि जो पार्ट खो गया था, लॉस हो गया था, टूट करके हट गया था, वही आपका खोया हुआ पार्ट का निर्माण होता है। लेकिन और इसमें कोई जीव का निर्माण नहीं होता है। लेकिन अपखंडन में क्या होता है कि अपखंडन में आपका जो जीव का जो पार्ट टूट गया था वो प्रत्येक पार्ट एक नए जीव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या कहता है, ये आपका पेड़ पौधे में होने वाली एक प्रकार की अलैंगिक जनन समान विधि होती है, जिसमें पेड़ पौधे के कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, इन सभी की मदद से नए पौधे विकसित होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। इन सभी की चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे, तो ये सबको जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको कायिक जनन के और उनकी सारी विधियां, नेचुरल मेथड और आपका आर्टिफिशियल मेथड सारे के एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस सबको डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इनके अगले विधि की तरफ। हम लोग पहले विधि के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वो विधि क्या है आपका विखंडन है। विखंडन के बारे में और अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ लीजिए। एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है कि अलैंगिक जनन और विखंडन जैसी जो क्रिया होती है वो ज्यादातर आपके मुनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जो जीव है वो निम्न वर्गीय जीव के अंतर्गत आते हैं या निम्न श्रेणी के जीव के अंतर्गत आते हैं। मुनेरा का आपको एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कि मुनेरा के जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव रखे गए हैं, तो इसमें एक जीव के बारे में आप लोग सबसे पहले जानते होंगे, बैक्टीरिया के बारे में सबसे कॉमन एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो विखंडन की क्रिया जो होती है वो ज्यादातर मुनेरा जगत के जीवों में और प्रोटिस्टा जगत के जीवों में सामान्यतः देखने को मिल जाता है। अगर हम मुनेरा जगत की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपका बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा जगत की हम बात करते हैं तो पैरामीशियम और अमीबा, ये प्रोटिस्टा जगत के जीव हो गए, अमीबा और पैरामीशियम। जबकि बैक्टीरिया जो हो गया वो किस जगत का जीव है, तो बैक्टीरिया आपका मुनेरा जगत का जीव है। हम लोग चलते हैं विखंडन के बारे में। तो विखंडन के बारे में क्या कहता है कि विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि होती है। विखंडन की अगर हम बात करते हैं तो विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें जीव का शरीर क्या करता है, दो या दो से अधिक बराबर भागों में टूट जाती है, दो या दो से अधिक बराबर भागों में टूट जाती है तथा प्रत्येक टूटा हुआ भाग क्या करता है, एक नए जीव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, विखंडन। तो विखंडन क्या हो, विखंडन एक अलैंगिक जनन की वैसी विधि है जिसमें जीव का शरीर दो या दो से अधिक बराबर भागों में टूट जाता है तथा प्रत्येक टूटा हुआ जो भाग है वो एक फिर से नए जीव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूजन। कभी कभी इसे विखंडन को खंडन भी कह देता है, लेकिन आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, उसमें बस आपको ध्यान में रखना है उसका इंग्लिश क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन आप खंडन लिखे, विखंडन लिखे, कुछ भी लिखे, उसका आपको इंग्लिश ध्यान में रखना है कि जब जीव का शरीर दो या दो से अधिक बराबर भागों में टूट जाते हैं तो प्रत्येक टूटा हुआ जो भाग होता है वो एक फिर से नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका क्या दिया गया है, अमीबा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है आपका, पैरामीशियम। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, पैरामीशियम। तो जो विखंडन होता है उनके सबसे कॉमन एग्जाम्पल अमीबा और क्या दिया गया है, पैरामीशियम। और अमीबा भी क्या है, अमीबा प्रोटिस्टा जगत का एक प्रोटोजोआ है और पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा जगत का एक प्रोटोजोआ है। और प्रोटिस्टा जगत का है तो उसमें आपको केंद्रक होगा ही होगा, पैरामीशियम भी है तो इसमें आपको एक केंद्रक आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये प्रोटिस्टा जगत का है। और प्रोटिस्टा जगत की क्या विशेषता है कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं तथा वह यूकैरियोटिक होते हैं, तो उनमें केंद्रक होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग अमीबा में अगर हम लोग कहते हैं कि विखंडन, तो विखंडन कहता है कि विखंडन के बारे में आपने पहले से जान लिया। विखंडन के एग्जाम्पल की बात कर लिए तो उसमें एक एग्जाम्पल क्या दिया गया आपका, अमीबा। तो आपको पता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो विखंडन विधि पाई जाती है। विखंडन की अगर हम बात करते हैं तो विखंडन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। विखंडन मुख्य रूप से कितने प्रकार के हुए, विखंडन मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए। एक आपका दिया गया है, एक होता है आपका द्विखंडन, एक होता है आपका द्विखंडन और दूसरा होता है आपका बहुखंडन। एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है आपका बहुखंडन। तो द्विखंडन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं
बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा आपका दिया गया बहुखंडन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। द्विखंडन, जिसको आप लोग हिंदी में इंग्लिश में क्या कहोगे, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो उसमें क्या है, अमीबा है। अगर हम द्विखंडन की बात करते हैं तो आप लोग इसके नाम से ही देख सकते हो कि इसमें लिखा है द्विखंडन, मतलब दो खंड में बंटना। यानी हम कह सकते हैं कि जो द्विखंडन होता है, विखंडन की वह विधि होती है जिसमें जीव का शरीर दो बराबर भागों में टूट जाता है तथा प्रत्येक टूटा हुआ जो खंड होता है एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है या एक नए संतति के रूप में बदल जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन। और द्विखंडन की जो क्रिया होती है, सबसे सामान्य जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, अमीबा और पैरामीशियम दिए गए हैं। द्विखंडन को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल है तो अमीबा और पैरामीशियम, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, द्विखंडन में। द्विखंडन के एग्जाम्पल हो गया आपके अमीबा तथा आपका पैरामीशियम। तो ये हो गया आपका बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल। अब बाइनरी फिजन की अगर हम बात कर ले कुछ इसके बारे में कि विखंडन की विधियां जो होती है, विखंडन जब भी जीव में जब होता है तो उसमें विखंडन होने के कई सारे तरीके हैं कि जीव किस प्रकार से अपने शरीर को विभाजित करता है। तो अगर आप लोग विखंडन की विधि के बारे में जानते हो तो कुछ चीजें समझिए जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, एक होता है सरल विभाजन। तो सरल विभाजन, सरल विभाजन, सरल विभाजन किसको कहते हैं, जिसमें जीव का शरीर जो होता है वो सिंपल, जैसे कोशिका विभाजन होता है, जैसे कि केंद्रक का विभाजन होना, कोशिका द्रव का विभाजन होना, तो वो है आपका सरल विभाजन। तो सरल विभाजन में क्या होता है, सरल विभाजन में जीव के जो शरीर होते हैं वो सामान्य तरीके से उनकी कोशिका के केंद्रक और फिर उनके अंदर जो कोशिका द्रव जो पाए जाते हैं वो विभाजित करते हैं। तो अमीबा में जब द्विखंडन जब होगा, अमीबा में जब द्विखंडन यानी कि अमीबा में जब आपका द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन जब होता है तो अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जो दो जीव जो बढ़ते हैं वो किस विभाजन से बढ़ते हैं, तो वो सरल विभाजन से या सिंपल या इरेगुलर डिवीजन भी हम इसे कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अमीबा में जो विभाजन होता है, अमीबा में जिस विभाजन के कारण वो आपको एक से दो अमीबा में जो बटा वो कौन सा विभाजन होता है, तो सरल विभाजन, और इंग्लिश में क्या कहोगे बुआ इसे, सिंपल डिवीजन। तो अमीबा में सिंपल डिवीजन के कारण, सिंपल डिवीजन के कारण वह एक से दो पार्ट में टूट जाते हैं और ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू होंगे, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों कैसे, दोनों बेस पर कैसे होंगे, वो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद और भी क्या तरीके हो सकते हैं, तो देखिए जब भी कोई जीव जब टूटता है तो उसके विभाजन के कई तरीके हो सकते हैं। एक आपका जो हम आपको बता दिए सरल विभाजन, जिसको आप लोग सिंपल डिवीजन कहोगे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होता है आपका वो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जिसको आप लोग हिंदी में अनुदैर्ध्य विभाजन कहोगे। अनुदैर्ध्य विभाजन में क्या होता है कि अनुदैर्ध्य विभाजन में जीवों का जो शरीर होता है, जैसे कि ये जीव में आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो जीव का शरीर क्या करेगा, बीच से ये दो पार्टों में क्या करेगा, टूट जाएगा। तो ये जो अगर विभाजन हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, और हिंदी में इसी को क्या कहोगे आप लोग, अनुदैर्ध्य विभाजन, इसको आप लोग हिंदी में कहोगे। और एक और विभाजन होता है जिसमें जीव का शरीर क्या करता है, जीव का शरीर जो होता है वो आपका अनुप्रस्थ दिशा में या फिर अनुप्रस्थ रूप से टूट जाता है, इस प्लेन में टूटेगा, तो उसको क्या कहोगे, अनुप्रस्थ विभाजन। और एक होता है अनुदैर्ध्य, जिसको लॉन्गिट्यूडनल कहोगे, जिसमें वो ऊपर से नीचे बराबर भागों में टूट जाता है। तो ये आपका जो विभाजन दिया गया ये लॉन्गिट्यूडनल विभाजन दिया गया है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है पैरामीशियम के बारे में, कि पैरामीशियम में जो विभाजन या पैरामीशियम जब विखंडन करता है तो उसमें किन विभाजन से वह एक से दो पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये विभाजन आपका है अनुप्रस्थ विभाजन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोग जा करके देख सकते हो। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम पैरामीशियम को देख रहे हैं तो पैरामीशियम को देख लीजिए, जिनका आकार चप्पल की सोल के समान होता है और ये प्रोटिस्टा जगत का प्रोटोजोआ है। तो इनमें जब विभाजन जब होना होता है, इनमें जब द्विखंडन होना होता है तो ये कौन से विभाजन अपना करके ये दो बराबर भागों में टूट जाते हैं, तो ये आपका अनुप्रस्थ विभाजन। कौन सा विभाजन से ये टूट रहा है, इस प्रकार से अगर टूट रहा है तो इसको हम लोग अनुप्रस्थ विभाजन बोलेंगे, जिसको आप लोग ट्रांसवर्स डिवीजन कहोगे। इसको आप लोग अनुदैर्ध्य विभाजन या फिर अगर इंग्लिश में बोलना चाहो तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इसको कहोगे। और अगर सिंपल तरीके से जैसे कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होकर के अगर टूट
रहा है तो वो क्या होगा आपका सिंपल डिवीजन, या इसी को आप लोग क्या कह सकते हो, इरेगुलर डिवीजन। तो ये आपको डिवीजन से आपको ध्यान में रखना है, जिसमें क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं डिवीजन को लेकर के। तो हमने सारे प्रकार के डिवीजन आपको हमने डिस्कस कर लिए, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। एक और भी होता है ऑब्लिक। कुछ वैसे जीव होते हैं जिनमें अगर उनका जो जीव का शरीर है वो किस तरीके से टूटेगा, तिरछे तरीके से टूट जाते हैं, तो एक ऑब्लिक डिवीजन भी होता है, जिनकी चर्चाएं हमारे एनसीईआरटी में और हमारे सिलेबस में नहीं की गई है। तो आप इनके बारे में ज़्यादा ना सोचो, आप लोग बस इतना ध्यान में रख सकते हो कि एक सिंपल डिवीजन, एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और एक होता है आपका ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है पैरामीशियम में, और यूग्लिना वगैरह में यूग्लिना में आप लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देख सकते हो। एक यूग्लिना से जो दो यूग्लिना जो बनते हैं वो किस डिवीजन के कारण, किस विभाजन के कारण बनते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य डिवीजन के कारण वो 1 से 2 यूग्लिना में आपके टूट जाते हैं। उसके बाद एक और जो है वो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अमीबा जो जीव होता है वो अमीबा जीव में जब द्विखंडन यानी कि बाइनरी जब फ्यूजन होता है तो किस स्थिति में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अमीबा जब आपका द्विखंडन करेगा तो उसके लिए उसको कैसा स्थिति चाहिए होता है, तो उसको चाहिए अनुकूल वातावरण चाहिए, यानी फेवरेबल कंडीशन चाहिए। कि अमीबा फेवरेबल कंडीशन आने पर वो क्या करता है, वो 2 बराबर भागों में टूट जाता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है क्या, कि उसे मॉइस्चर चाहिए, उसे नमी की मात्रा चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर की मात्रा चाहिए। जब ये सब चीजें, भोजन चाहिए, ये अगर उपलब्ध है तो हम कहेंगे वो अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन है, वो अच्छा वाला स्थिति है, अनुकूल स्थिति है। और अनुकूल स्थिति रहने पर अमीबा जनरली क्या करता है, द्विखंडन करता है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी जब आती है जहां पे जब अमीबा को प्रतिकूल स्थिति मिल जाए, जैसे कि भोजन का अभाव हो जाए, उसको भोजन उचित मात्रा में नहीं मिल पा रही है, या उस जिस जगह पर है वहां पे नमी की मात्रा कम हो चुकी है, टेम्परेचर कम हो चुका है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कम हो चुका है, नमी की मात्रा कम गई है, भोजन अवेलेबल नहीं है, तो उन जैसी प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए उनके बॉडी के ऊपर सिस्ट बनते हैं, सिस्ट का मतलब है कि एक मजबूत भित्ति। सिस्ट का मतलब क्या है, एक मजबूत भित्ति। जैसे कि एक ये अमीबा हो गया, तो इनके ऊपर ये जो भित्ति होगी, इनकी जो बाहर वाली जो भित्ति होती है वो और ज्यादा मोटी हो जाती है। इन पर एक सिस्ट का निर्माण होगा, एक भित्ति का निर्माण होगा, एक मोटी लेयर का निर्माण होगा। क्यों होगा, ताकि वो प्रतिकूल स्थिति से अपने आप को बचा सके। और उनके जो केंद्रक होते हैं उनमें जो एक सिंपल केंद्रक होता है वो डिवीजन करेगा और फिर ये अपनी केंद्र की संख्या को बढ़ा लेगा। ये एक केंद्रक 2 3 इस तरीके से कई सारे केंद्रक का निर्माण कर लेगा, और प्रत्येक केंद्रक थोड़ा थोड़ा सा कोशिका द्रव लेकर के एक नए कोशिका के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रत्येक कोशिका को हम लोग बोलेंगे स्यूडोपोडियोस्पोर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और इससे अभी तक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है। सबको बहुविखंडन के बारे में बोला जाता है कि बहुविखंडन के बारे में कि अलैंगिक जनन की विखंडन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर 2 से अधिक बराबर भागों में टूट जाती है तथा प्रत्येक टूटा हुआ खंड नए जीवों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, बहुखंडन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम के दिए गए हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है एनसीईआरटी बहुविखंडन के एग्जाम्पल को अमीबा से भी समझाने की कोशिश की है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब प्रतिकूल स्थिति आती है तो अमीबा द्विखंडन ना करके अमीबा तब वहां पे बहुखंडन करेगा। और बहुखंडन किस तरीके से करता है, तो उसके ऊपर पहले एक सिस्ट का निर्माण होगा और उनके अंदर जो केंद्रक होगा वो केंद्रक पहले डिवीजन करेगा और अनेक केंद्रक का निर्माण करेगा। फिर वो अनेक केंद्रक जो होंगे वो थोड़ा थोड़ा सा कोशिका द्रव लेकर के थोड़ा थोड़ा सा कोशिका लेकर के और अनेक कोशिका के रूप में या फिर अनेक सूक्ष्म संरचना के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जितने भी सूक्ष्म और छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं इसे हम लोग बोलेंगे स्यूडोपोडियोस्पोर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्यूडोपोडियोस्पोर का निर्माण किस प्रकार के विखंडन में देखने को मिला है, तो वो आपके बहुखंडन में। और किन जीव में देखने को मिला है, तो अमीबा में। तो अमीबा में यहाँ पे जो स्यूडोपोडियोस्पोर का जो निर्माण होता है वो बहुविखंडन के अंतर्गत होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर होता है। और जब अनुकूल परिस्थिति जब आएगा तो ये वाला जो आपका भित्ति था ये फट जाएगा और सारे जो स्पोर जो थे, सारे जो स्यूडोपोडियोस्पोर जो इसके अंदर भरे पड़े थे वो सारे निकल जाएंगे और फिर से एक नए अमीबा के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब प्रतिकूल स्थिति जब आया है तो सिस्ट बना है और उसके अंदर
ये आपके छोटे छोटे स्यूडोपोडियोस्पोर बने हैं। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगा, जैसे ही अमीबा को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वैसे इसकी जो सिस्ट होगी, इसकी जो वाल होगी वो टूट जाएगी, इसकी जो सिस्ट होगी वो टूट जाएगी और सारे जो स्यूडोपोडियोस्पोर जो इसके अंदर भरे पड़े थे वो सारे निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ये छोटा छोटा जो संरचना हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर। यहाँ पे याद रखिएगा, ये स्यूडोपोडियोस्पोर ये बीजाणु जनन नहीं है, ये एक प्रकार का विखंडन है। ये हमें लग रहा होता है कि ये स्यूडोपोडियोस्पोर की बात है, स्पोर मतलब बीजाणु की अगर बात है तो ये बीजाणु जनन नहीं है, ये आपका बहुविखंडन है जो प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा के अंतर्गत देखने को मिला है। ये एनसीईआरटी में सीधे पेज में नहीं मेंशन है, ये आपको सबसे जब पूरे चैप्टर, जब पूरा बुक जब 16 के 16 चैप्टर जब खत्म हो जाते तो इससे पीछे ये वाले जो पॉइंट है वो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा देख लोगे। पैरामीशियम वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि पैरामीशियम में जब द्विखंडन की जब क्रिया होती है तो वो किस विभाजन द्वारा वह एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह है आपका ट्रांसवर्स डिवीजन। और डिवीजन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो सिंपल डिवीजन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के द्वारा भी कुछ जीव अपने आप की संख्या को या अपने बॉडी को तोड़ करके नए जीव के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि यूग्लिना वगैरह में आप लोग देख सकते हो। और कुछ जब ऐसे होते हैं जिनमें कौन सा डिवीजन चलेगा, तो ट्रांसवर्स डिवीजन यानी कि अनुप्रस्थ। और कुछ वैसे जीव होते हैं जिनमें ऑब्लिक भी डिवीजन चलता है, और ऑब्लिक डिवीजन करने के पश्चात जीव क्या करते हैं, अपने जैसे नए संतति को जन्म दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ बातें खास करके हमने जो आपको विखंडन वाली बात बताए हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा लैंगिक जनन की विधि से अगर क्वेश्चन आया है तो है आपका विखंडन और आपका मुकुलन। और ये ज्यादा देख सकते हो बीजाणु जनन, इन दो टॉपिक से, अवखंडन और पुनर्जनन से अभी तक क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन बैंक में इसके रिकॉर्ड नहीं मिलते। अगर हो सकता है कि कभी कभी पूछे गए होंगे, बट इनसे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। तो आप अगर छोड़ना चाहते हो एग्जाम की तैयारी में कि हम किनको छोड़ करके सर तैयारी कर सकते हैं, तो आप अवखंडन और पुनर्जनन को छोड़ करके बाकी चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। सबसे मेन क्या, इनका एग्जाम्पल और विभाजन। एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन आते थे एग्जाम्पल बेस, अब आ रहे हैं इससे विभाजन के बेस पे। विखंडन से पहले आते थे एग्जाम्पल, और अब क्या आने लगे, इनके विभाजन के बेस पे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, विखंडन, मुकुलन और आपका एक बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन और लैंगिक जनन की इन विधियों के बारे में आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। और सबके एग्जाम्पल याद करने हैं, हर एक साल कहीं ना कहीं से रोटेट करके घुमा घुमा करके एक दो एग्जाम्पल हर एक साल इनसे देते रहते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।